जय हिंद फ्रेंड्स। वेलकम टू पूरा एकेडमी। पूरा एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज का द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस। फ्रेंड्स आज है 9 सितंबर 2023, जो कि सारी डिटेलिंग आपको एक ही जगह पे मैं दे देता हूँ। जो भी डेली करेंट अफेयर्स है और मैप की जो डिटेलिंग होती है आपके एग्जामिनेशंस के पर्सपेक्टिव से, जो इम्पोर्टेंट होते हैं वो यहाँ पे चीज़ें प्रोवाइड कर दी जाती हैं। जो भी यहाँ पे क्रूशियल इंपॉर्टेंट डिटेल है आपको प्रोवाइड कर दी जाती है। साथ ही साथ बता दूं, एशिया की जो रिवर कवर करने के बाद अफ्रीका की रिवर यहाँ पे कवर हो रही है। एडिटोरियल पीआईबी डाटा सारी चीजें कंपाइल करके आपके सामने लेकर के आता हूँ। चलिए जल्दी से देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट यहाँ पे एडिटोरियल है, आर्टिकल है, न्यूज है, सारी चीजें जो कंपाइल करके लाता हूँ। तो यहाँ पे शुरुआत करते हैं पीआईबी न्यूज से, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जाता है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो वही सारी चीजें यहाँ पर हम देखेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से बन सकता है। तो सबसे पहले तो यही पूछेगा, वरुणा एक्सरसाइज जो 23 है ये किस किस कंट्री के बीच होता है, या फिर पूछ सकता है कहाँ पे हुआ है, या फिर कंट्री का नाम भी पूछ सकता है। तो याद रखिएगा इसमें दो कंट्री हैं, इंडिया फ्रांस, और ये 21वां एडिशंस है। और वरुण एक्सरसाइज ये जो है बायलेटरल एक्सरसाइज है दो कंट्री के बीच में। तो यहाँ पे इंडिया और फ्रांस की नेवी, तो इसमें नेवी कार्य करती है, ये भी याद रखिएगा। अरेबियन सी में इस एक्सरसाइज को लाया गया है। तो इसमें मिसाइल फ्रीगेट, टैंकर, मैरीटाइम पेट्रोल, एयरक्राफ्ट, इंटीग्रेटेड हेलीकॉप्टर दोनों साइड से ऐड करके यहाँ पे एक्सरसाइज को अंजाम दिया गया है। कहाँ पर? अरेबियन सी में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। G20 डॉक्यूमेंट यहाँ पे प्रिपेयर किया गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा, और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें निकल के आई हैं। तो क्या? तो DPI है यहाँ पे, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर लैंडस्केप, यानी जो डॉक्यूमेंट यहाँ पे हाईलाइट करता है वो ये कि सेंट्रल गवर्नमेंट और काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हुई नज़र आ रही है अपने कंट्री के डेवलपमेंट में लेकर के। तो इसी सब चीज़ को लेकर के यहाँ पे बातें बोली जा रही हैं। को डिजिटल प्रोग्राम है इंडिया का, वो काफ़ी अच्छे से सुचारू चल रहा है। जैसे जैम ट्रीटी हो गई, जनधन योजना, ये चीज़ें हो गई। और उसके बाद इसी के अंतर्गत होता है यहाँ पे दो डिजिटल ट्रांसफ़र है, जैसे कि यूपीआई की बातें बोली जा रही हैं, या फिर उज्ज्वला योजना के अंतर्गत बहुत सारी स्कीम की डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र हो रही है। तो बहुत सारी स्कीमें इसके अंदर, फिनेंशियल इंक्लूजन की बातें बोली जा रही हैं, सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आ रही हैं। और वर्ल्ड बैंक काफ़ी हम लोगों को अप्रेज भी कर रहा है। तो याद रखिएगा जो इम्पोर्टेंट है। अब चलते हैं इम्पोर्टेंट एडिटोरियल की तरफ, जो कि आपको आज सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, इसी में मैं बहुत सारी बैकग्राउंड, कम से कम आपको 5 बैकग्राउंड यहाँ पे मिलेंगी, वो सारी चीज़ों को हम यहाँ पर देखेंगे। तो बात करी जा रही है ईस्टर्न हेज, यानी कहीं ना कहीं अपने एशियन की बातें यहाँ पे निकल के आ रही है, उसी की जिक्र यहाँ पे सारी करी जाएगी। किस प्रकार से एशिया को यहाँ पे ऊपर लेकर के जाया जा सकता है, जो इश्यू हैं, कॉन्फ्लिक्ट हैं, जो डेवलपमेंट वाले बातें हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस होंगी। तो अपने देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अभी इंडोनेशिया के समिट में यहाँ पे गए थे, याद ही होगा आपको। तो यहाँ पे जो समिट हुई यहाँ पे इंडोनेशिया में, वहाँ पे जाकर के उन्होंने कुछ अलग अपना विचारधारा रखा, जिसके कारण वो सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं। क्या? जो 10 ये ग्रुप हैं एशियन नेशंस के अंतर्गत। तो याद रखिएगा जब एशियान की बात आती है तो इसमें भारत नहीं है, याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चंस यहाँ से बना हुआ है, इसमें इंडिया है नहीं, लेकिन फिर भी इसको इनवाइटी बनाया जाता है। दूसरी तरफ बात करी जा रही है, इंडिया जो है होस्ट करने वाला है G20 समिट, सभी लोग जान रहे हैं। ये आपका 9 से लेकर के 10 तक ये चीज़ें सितंबर दिल्ली में आज शुरू हो चुका है। तो ये सारी चीज़ें अगर बात करी जा रही है तो G20 की समिट भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है, जो कि फर्स्ट टाइम अचीवमेंट इस प्रकार की भारत कर रहा है। तो इन्हीं सब मुद्दों पे लेकर के, प्रेसिडेंसी पे लेकर के, भारत के ओहदा, स्टेटस, जियोपॉलिटिक्स को लेकर के बातें चल रही हैं। किस प्रकार से हम इस अपॉर्चुनिटी को और स्ट्रांगली बॉन्ड बना सकते हैं, जो भी अपने पड़ोसी मुल्क हैं, अपने पड़ोसी देश हैं, जैसे कि श्रीलंका हो गई, म्यांमार हो गई, ये सब थाईलैंड हो गए, नेपाल हो गए, बांग्लादेश हो गए,
फिर ये इस प्रकार की चीज़ों को हम और अच्छे से बॉन्डिंग कर सकते हैं अपने ही पड़ोसी मुल्क से। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें ये रखेगी एस्पेक्ट, क्योंकि एशियान इंडिया की समिट अभी इंडोनेशिया में हुई है। तो वहाँ पे प्रधानमंत्री गए थे और वहाँ पे उसको अटेंड भी किए हैं। UNCTAD की बात करी जा रही है, तो ये एक प्रकार से ट्रेड बॉडी है जो यहाँ पे डेवलपिंग नेशंस को ज़्यादा फोकस करता है। तो याद रखिएगा इसका निर्माण। अच्छा, इसकी बैकग्राउंड डिटेलिंग आपको दे दूंगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो ये ग्लोबल ट्रेड अपडेट यहाँ पे 21 जून को नोटेड किया गया और यहाँ पे सारी चीज़ें निकाल के लाया गया किस प्रकार से हम जो नेगेटिव फैक्टर है उसको कम करके अपने इकोनॉमी को और तीव्र गति से बढ़ा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी इशू निकल के आ गई है क्या कोविड-19 के बाद से। तो इन्फ्लेशन, वल्नरेबिलिटी इन ये सारी की सारी चीज़ों को देखा जाए तो इशू क्रिएट कर रही हैं। उसी चीज़ को लेकर के यहाँ पे ईस्टर्न पे फोकस किया जा रहा है, जो एशियान यहाँ पे मेंबर हैं। खास साथ ही साथ एशियान इंडिया जो समिट हुई है उसको लेकर के यहाँ पे फोकस करी जा रही है। तो सारी चीज़ें हैं, यूक्रेन और रसिया की लड़ाई से किस प्रकार से इम्पैक्ट पड़ रहा है, ना कि इकोनॉमिक बल्कि क्लाइमेटिक भी इशू निकल के आ रही है। तो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस बढ़ती हुई जा रही है, फूड क्राइसिस बढ़ती हुई जा रही है, इनसिक्योरिटी फूड की बढ़ती हुई जा रही है। तो सारी चीज़ों को फोकस यहाँ पे किया गया है। अब बात करी जा रही है बैकग्राउंड डिटेलिंग की। तो UNCTAD की हम बात करते हैं तो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट यहाँ पे निकल के आता है, जो कि ये एक अंतर्राष्ट्रीय गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, याद रखिएगा। किसके अंतर्गत? तो यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटेरिएट, जो कि आपके UNGA के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे अगर बात करी जा रही है सेक्रेटेरिएट की, तो ये बॉडी किसके अंतर्गत, यानी पेरेंट बॉडी क्या है? तो याद रखिएगा, जब भी पूछे तो पेरेंट बॉडी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है। 30 दिसंबर 1964 को इसकी स्थापना करी जाती है और यहाँ पे यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के अंतर्गत ही ये चीज़ें आ रही हैं। तो रिपोर्ट ये करता है टू द बॉडी जो इकोसॉक है। तो याद रखिएगा UNCTAD की बात करी जा रही है तो 195 मेंबर स्टेट हैं, स्टेट मतलब कंट्री हैं यहाँ पे, और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस वर्ल्ड वाइड भी इससे जुड़ी हैं। परमानेंट सेक्रेटेरिएट की बात करी जा रही है तो स्विट्जरलैंड जिनेवा में इसका है। ऑब्जेक्टिव और गोल की अगर हम बात करें यहाँ पे तो देखने को मिलता है कि ये पॉलिसी फॉर्मुलेट करता है, बनाता है, डेवलपमेंट जो भी एस्पेक्ट हैं किस प्रकार से डेवलप किया जाए, ट्रेड को लेके, सहायता को लेके, ट्रांसपोर्ट को लेके, फिनांस और टेक्नोलॉजी के माध्यम से। तो ये WTO, IMF, वर्ल्ड बैंक, ये कंट्री पहले डेवलप्ड कंट्री पे फोकस करती थी, इसके कारण इसका निर्माण हुआ। इसी के रेस्पॉन्स में UNCTAD का निर्माण हो जाता है। सबसे बड़ी इसकी इम्प्लीमेंटिंग चीज़ें अचीवमेंट के रूप में क्या देखती हैं? तो जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रिफरेंसेस देखी जाती हैं। अच्छा, ये जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रिफरेंसेस क्या है? तो कोई भी कंट्री को यहाँ पे टैरिफ में रिडक्शंस होती है, यानी जो टैरिफ का प्रोडक्ट है, विशेष प्रोडक्ट पे आपको यहाँ पे वो चीज़ें दी जाएंगी। तो याद रखिएगा, प्रोडक्ट बेस्ड टैरिफ यहाँ पे रिडक्शंस हो जाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे किस प्रकार से मैन्युफैक्चर जो गुड्स है डेवलपिंग कंट्री से एक्सपोर्ट करी जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आती है बात निकल के G20 का बात है तो वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो ये एड्रेस करता है मेजर इशू जो ग्लोबल इकोनॉमी है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इन सब चीज़ों पे फोकस करता है। 19 कंट्री है, यूरोपियन यूनियन इसमें आता है। साथ ही साथ अगर बात करी जाए सही तरीके से तो 18 कंट्री, एक UK प्लस एक यूरोपियन यूनियन, इतनी सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। G20 की बात करी जा रही है तो यहाँ पे कंपोज्ड ऑफ मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी यहाँ पे हैं, जो कि यहाँ पे फिनांस मिनिस्ट्री और इंडस्ट्रियल भी यहाँ पे चीज़ें चलती हैं। 80% ऑफ द ग्रॉस वर्ल्ड प्रोडक्ट यहाँ पे कवर करता है और 75% ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड को भी यहाँ पे कवर कर रहा है। 2/3 ग्लोबल पॉपुलेशंस को और 60% की बात करी जा रही है तो लैंड एरिया के माध्यम से। इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो 26 सितंबर 1999 को इसकी स्थापना होती है, जो इकोनॉमिक क्राइसिस के आधार पे इसकी स्थापना करी जाती है। तो याद रखिएगा 26 सितंबर, क्योंकि इसकी मीटिंग अब भारत में हुई है। तो 1999 में 26 सितंबर 1999 को इसकी मीटिंग होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये बॉडी है।
कौन कौन सी इसमें कंट्री आ जाती हैं, ये भी क्वेश्चंस यहाँ से बनेगा। तो याद रखिएगा, अर्जेंटीना और ब्राज़ील आपका लैटिन अमेरिका से होते हैं, यानी साउथ अमेरिका से। और उसके बाद आ जाते हैं ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया ओशियानिया से ऑस्ट्रेलिया है। नॉर्थ अमेरिका से कनाडा है, और मैक्सिको है, और अमेरिका है। याद रखिएगा, ये 3 कंट्री हैं। उसके बाद एशिया से बात करी जा रही है तो चाइना है, और आ जाता है आपका भारत, फिर आ जाता है जापान। ये सब कंट्री एशिया से हैं। तो इंडोनेशिया भी है। अब बात करी जा रही है यूरोप से, तो जर्मनी, फ्रांस, इटली, ये सब आ जाती हैं। रसिया आपका एशिया से है, सऊदी अरेबिया, ये सब कंट्री आ जाती हैं। साउथ अमेरिका आपका सीधे अफ्रीकन नेशन से आ जाता है। रिपब्लिक ऑफ कोरिया एशिया से आ जाता है। ये टर्की, यूनाइटेड किंगडम और यूरोपियन यूनियन को भी इसमें ऐड किया गया है। अब ये जो G20 है, हम आशा ही नहीं अपितु हमें विश्वास है कि 21 अब बनने जा रहा है, क्योंकि इसमें अफ्रीकन यूनियन का एडिशंस होने वाला है। तो देखते हैं क्या किस तरीके से चलता है आगे, वो भी चीज़ें देखी जाएगी। तो मोदी जो अभी यहाँ पे एड्रेस किए हैं, ये सब चीज़ें कहाँ पे, तो जो आपका कोविड-19 का वर्ल्ड ऑर्डर है, जो काफ़ी हद तक इंडो पैसिफिक में यहाँ पे फ्री विदाउट एनी इंटरवेंशंस बातें कर रहे हैं कि इसका उपयोग हो इंडो पैसिफिक रीजन। देखिए, जब भी इंडो पैसिफिक रीजन की बात करते हैं हम, तो चाइना यहाँ पर चिढ़ जाता है, क्यों इंडो नाम आप क्यों लेते हैं। तो यहाँ पे पैसिफिक रीजन की बातें बोला करिए, जबकि इंडिया ही एक ऐसी कंट्री है जिसके नाम पे कोई ओशियन है, सिंगल कंट्री इन द वर्ल्ड जिसके नाम पे ओशियन रखा गया है। तो हम इंडो पैसिफिक ओशियन क्यों नहीं लें। साउथ चाइना सी में ये बार बार अपना मसल पावर दिखाता हुआ नजर आता है, और डिस्प्यूट भी कंट्री से, देखिए जितनी कंट्री से चाइना की बॉर्डर नहीं टच करती, उससे ज़्यादा कंट्री से, लगभग 22-23 कंट्री से इसका तो टेरिटोरियल डिस्प्यूट है। ये कंट्री का आप कंडीशन, सोच, थॉट भी समझ सकते हैं। तो इंडिया जो है अपने पोजीशंस और वॉइस को काफ़ी एम्प्लीफाई कर रहा है ग्लोबल साउथ को लेकर के। तो जो नॉर्थ और साउथ और जो ईस्ट और वेस्ट है, इनमें डिवाइड नहीं होनी चाहिए, इनमें डिवाइड नहीं होनी चाहिए। तो इसी चीज़ को लेकर के वसुधैव कुटुंबकम की भावना से वन अर्थ, फैमिली और फ्यूचर की बातें लेकर के G20 के लोगों के साथ हम आए हुए हैं। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात कर रहा है कि किस प्रकार से हम यहाँ पे 10 नेशंस की ग्रुपिंग को लेकर के चल सकते हैं, और ईस्टर्न इकोनॉमी को यहाँ पे और आगे ले जाकर के रख सकते हैं एक्सपोर्ट के माध्यम से। तो देखिए, जब 10 कंट्री में यहाँ पे जो एशियान है, उनमें कहीं कहीं अगर जियो पॉलिटिक्स के माध्यम से अगर बात करी जाए, तो अगर एक तरीके से ट्रेड को लेकर के चलेंगे सपोर्टिव नेचर से, तो यहाँ पे क्या होगा, कहीं ना कहीं ये ग्रुप और तीव्र गति से आगे निकल के आएगा। देखिए, ये जो सेंचुरी है, ये एशिया की सेंचुरी है, तो इसमें ग्रुप को और अटेंटिव होना पड़ेगा और एक साथ मिलकर के आना पड़ेगा। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात करी जा रही है, तो बहुत सारी यूरोपियन कंट्री से भी, यूके से भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की 18 से 19 मीटिंग हुई है, अभी तक चीज़ें संभव नहीं हुई है। कुछ कंट्री से हमारी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी है, वो भी चीज़ें हम देख लेंगे। तो अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की हम बात करें, तो ये जो है एक प्रकार का एग्रीमेंट होता है व्यापार को लेकर के, कि बहुत सारी इसमें कंट्री और ब्लॉक जो आते हैं उसको किस प्रकार से नेगोशिएट किया जाएगा। 2022 की बात करी जा रही है, तो प्रिफरेंशियल एसेस, इकोनॉमिक कोऑपरेशंस और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लगभग 50 कंट्री के साथ भारत की इस प्रकार की चीज़ें हैं। ये नेगोशिएशंस कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट को दर्शाता है। इंडिया और यूनाइटेड अरब अमीरात, तो ये कंप्लीट हुआ था मात्र 88 दिन के अंदर। ये अभी तक का सबसे फास्ट एग्रीमेंट है। याद रखिए क्या, ये CEPA, तो CEPA ये जो है UAE के साथ यहाँ पे किया गया है, जो यहाँ पे सबसे फास्ट अभी तक का एग्रीमेंट हुआ है। तो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट भी हुआ है, प्रिफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, यहाँ पे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी है, यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट CECA की बात करी जा रही है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही निकल के आ रही है CEPA, जो UAE के साथ मात्र 88 दिन के अंदर भारत शाइन किया है। तो जो ब्लॉक्स हैं, प्रिफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, CECA, ये सब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अंतर्गत ही आ रहे हैं, और ये कभी भी आपसे क्वेश्चंस पूछ सकता है। यहाँ पे प्रिफरेंशियल ट्रेड की बात करी जाए, CECA की बात करी जाए, तो अभी आपको यहाँ पे दिखाया हूँ, ये जो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट है, इसी की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे एशियान के साथ हुआ है, देखिए याद रखिएगा। तो ये
प्रिफरेंशियल ट्रेड 41 कंट्री के साथ चल रहा है, मर्कोसर कंट्री के साथ भी यहाँ पे चल रहा है, और एफटीए जो है सार्क कंट्री के साथ यहाँ पे है, जिसे हम यहाँ पे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का यहाँ पे क्या नाम है, साफ्टा बोलते हैं। यहीं पे इंडिया मर्कोसर प्रिफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट मर्कोसर कंट्री के साथ, ये जीएसटीपी ग्लोबल सिस्टम ऑफ ट्रेड प्रिफरेंसेस बोलते हैं, और सीएसीपीए जो एशियान इंडिया ट्रेड गुड्स सर्विसेज की हम बात करते हैं। आफ्टा की बात कर रहे हैं तो बांग्लादेश, चाइना, लाओस, मंगोलिया, साउथ कोरिया, श्रीलंका आ जाता है। इसका साइन 1975 में हुआ था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। 2014 में इन दोनों का यहाँ पे एग्रीमेंट साइन हुआ है एशियान नेशन के साथ। तो सारी चीज़ें हैं। देखिए, जो नेगोशिएशंस अभी चल रही हैं, जो बातें चल रही हैं कि बिम्स्टेक के अंतर्गत भी एफटीए लाया जाए और यूरोपियन यूनियन के साथ भी एफटीए लाया जाए, गल्फ कोऑपरेशंस के साथ भी लाया जाए, आईबीएफसीए के साथ लाया जाए, ये सब कंट्री के साथ अगर आता है तो जो ट्रेड है ना और तीव्र गति से यहाँ पे फ्लरिश होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि टैरिफ में रिडक्शंस होगा तो जो एक्सपोर्टर होंगे उन्हें फायदा होगा, तो कंट्री से एक्सपोर्ट क्या होगा, बढ़ेगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अब अफ्रीकन यूनियन की मैं क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि अभी आपको बताया ये अफ्रीकन यूनियन G20 में ऐड हो सकता है, तो इसलिए इसको देखा जाए। अफ्रीकन यूनियन की बात करी जा रही है यहाँ पे, वो कंटिनेंटल यूनियन है, यानी कंटिनेंट जो अफ्रीका है इसके अंतर्गत चीज़ें आते हैं, जिसमें 55 मेंबर यहाँ पे अफ्रीका के हैं। इसका अनाउंस हुआ था सिरते डिक्लेरेशन, जो लीबिया एक जो कंट्री है वहाँ पर सिरते डिक्लेरेशन के नाम से जाना जाता है, जो कि 1999 में ये चीज़ें बनाई गई थी। लेकिन स्थापना की बात करी जा रही है तो 26 मई 2001 को अफ्रीकन यूनियन एडिस अबाबा जो कैपिटल है एथियोपिया की, वहाँ पर इसको किया गया था। लेकिन लॉन्च हुआ था 2002 में 9 जुलाई को डरबन, साउथ अफ्रीका में। तो साउथ अफ्रीका से इसकी शुरुआत हुई थी, अफ्रीकन यूनियन की फाउंड किया गया था एथियोपिया में। ये दो कंट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। अच्छा, अफ्रीकन यूनियन से पहले क्या था, तो OAU था, जिसे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनियन यहाँ पे बोला जाता था, अफ्रीकन यूनिटी यहाँ पे बोला जाता था। तो इसकी स्थापना 25 मई 1963 को एडिस अबाबा में हुई थी, जिसकी यहाँ पे किसकी कैपिटल है, ये तो एथियोपिया की कंट्री है। 32 सिग्नेटरी यहाँ पे गवर्नमेंट थे। तो इसको डिसबैंड यानी तोड़ दिया जाता है 9 जुलाई 2002 को। क्यों? क्योंकि यही 2002 है जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। इसी 2002 में साउथ अफ्रीका में यहाँ पे इसकी निर्माण होती है। अच्छा, ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, तो ये यूनिटी को दर्शाएगा, एक साथ मिल करके सॉलिडेरिटी अफ्रीकन कंट्री और नेशंस में यहाँ पे कहीं ना कहीं कोहेसिव पीस प्रोसेस और यूनिटी की बात करता है, एकता की बात करता है। हमको आशा ही नहीं अपितु विश्वास है, कई सारे लोग अफ्रीकन कंट्री और अफ्रीकन नेशंस में डिफरेंसेस नहीं जानते होंगे, तो आपको ये बातें पता होना चाहिए। बहुत ही छोटा माइनर चीज़ें हैं। तो अफ्रीकन कंट्री वो कंट्री हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा जो कंट्री डोमिनेट हैं किसी भी एथनिक ग्रुप को लेकर के, उसे अफ्रीकन यूनियन कहते हैं। जैसे कि एथियोपिया हो गई, जैसे कि इजिप्ट हो गई, जैसे कि लेसेतो हो गई। इनमें लेसेतो में अगर बात करी जाए तो सोथो एक ग्रुप है जो डोमिनेट करती है, तो इसे हम अफ्रीकन कंट्री बोलते हैं। ये चीज़ें याद रखिएगा। अफ्रीकन नेशन बोलते हैं, सॉरी, यहाँ पे अफ्रीकन नेशन बोलते हैं। अफ्रीकन कंट्री वो हो गई जो किसी डोमिनेंट चीज को, डोमिनेंट एथनिक ग्रुप को नहीं दर्शाती है अफ्रीकन कंट्री, बल्कि क्या करती है, ये एक न्यूट्रल कंट्री के रूप में कार्य करती है। इसमें बहुत सारी एथनिक ग्रुप रहती हैं। हालांकि यहाँ पे बात करी जा रही है अफ्रीकन नेशंस की, तो यहाँ पे अफ्रीका के ही यहाँ पे एथनिक ग्रुप जो होती हैं वो डोमिनेट करती हैं, उसे अफ्रीकन नेशन बोला जाता है। तो दोनों में डिफरेंसेस है, आपको पता होना चाहिए। दूसरी तरफ बात करी जा रही है यहाँ पे सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, इंडिपेंडेंस, इन मेंबर को लेकर के कार्य करता है। पॉलिटिकल, सोशियो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, इन सब पे भी कार्य करता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पे भी कार्य करता है, क्लाइमेट को लेकर के कार्य करता है। ये सारे मुद्दों पे फोकस करता है जो अभी यहाँ पे मैं आपको बताया। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव प्लस यूजफुल लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। अब यहाँ पे B20 भी चलाया जा रहा है। B20 क्या है, तो ये बिजनेस 20 की एक ग्रुप है जिसमें हर कंट्री से निकल के यहाँ पे इस कंट्री के जो बिजनेस हैं वो चीज़ें निकल के आएंगी, ताकि जो ग्लोबल ट्रेड है उसको और आगे ले जा करके रखा जाए। तो भारत जो है G20 की मेज़बानी कर रहा है, शुरू भी हो चुका है। तो ये सारी पर्सनालिटी यहाँ पे आई हुई हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं।
B20 को लेकर के फोकस किया जा रहा है, किस प्रकार से ग्लोबल इकोनॉमिक को रिकवरी किया जाए, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशंस की बातें करी जा रही है, एनर्जी क्लाइमेट को लेकर के, और ECG बिजनेस में ESG की बात करी जा रही है। अफ्रीकन इकोनॉमिक को किस प्रकार से जोड़ा जाए, फ्यूचर वर्क स्किलिंग की बात करी जा रही है, फिनेंशियल इंक्लूजन, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की भी बातें करी जा रही है, और यहाँ पे GVC की भी बातें बोली जा रही हैं, किस प्रकार से ग्लोबल ट्रेड इन्वेस्टमेंट रिजिलियंट बनाने की जरूरत है। अच्छा, कितने कंट्री को हम लोगों ने इनवाइट किया है जो आपको पता होना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चंस तो पक्का आएगा। अब देखिए, बांग्लादेश हो गया, इजिप्ट हो गया, मॉरिशियस हो गया, और आपका नेदरलैंड हो गया, नाइजीरिया हो गया, सिंगापुर, UAE, ओमान और स्पेन, इन कंट्री को हमने इनवाइट किया। जिन 20 इनवाइटी कंट्री यहाँ पे कितने हैं अगर पूछ दे तो 2, 3, 5, 5, 4, 9 कंट्री को हम लोगों ने इनवाइट किया है, जिसमें हसीना शेख भी यहाँ पे हैं। साथ ही साथ नाइजीरिया जैसी कंट्री भी यहाँ पे आई है, जो आपको पता होना चाहिए। तो नाइजीरिया और मॉरिशस, ये सब कंट्री यहाँ पे आई हैं, काफी इंपॉर्टेंट ये कंट्री हैं जो कि यहाँ पे इनवाइटी हैं। अब यहाँ पे स्लिपरी स्लोप, कुरुंथुर मलाई हिल टॉप, ये जगह कहाँ पे है तो आपको बता दें, ये आपका अगर भारत है तो ये आपका श्रीलंका है। श्रीलंका के ये वाले जोन में, जो नॉर्दर्न बेल्ट है, इस जोन में ये हिल पड़ता है, और इस हिल की बातें बोली जा रही हैं कि ये कहीं ना कहीं तमिल गॉड जो होते हैं उनको हिंदू कल्चर से यहाँ पे जोड़ता है। तो इसी जगह की बात करी जा रही है। यहाँ पे सिन्हाला कम्युनिटी इसी जोन में रहती है। तो सिन्हाला कम्युनिटी तमिलियन कम्युनिटी है। जब अंग्रेज हमको कॉलोनी बनाए हुए थे, तो यहाँ से इंडिया से लेकर के यहाँ पे लेबर को लेकर के गए थे, लेबर वहीं पे शिफ्ट हो गए, और उनको अभी तक उस प्रकार की राइट्स नहीं दी जाती है। तो ये जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स है अभी आज के डेट में, क्योंकि ये जो है साइट्स, ये तमिलियन सिन्हालिस कम्युनिटी जो यहाँ पे निकल के आ रही है, उसको यहाँ पे रिजेंबल करती है, उनके देवी देवताओं को। तो अभी भी ये चीज़ें उतना अलाउ नहीं है सिन्हालिस को कि यहाँ पे ये जा कर के पूजा वर्शिप कर सकें, इस प्रकार की चीज़ें हैं। तो न्यूज़ में है कुरुंथुर मलाई हिल टॉप कहाँ पे है, श्रीलंका में है, किससे जुड़ा है, सिन्हालिस से कम्युनिटी से जुड़ा है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बता दिया। नैन्सी पेलोसी जो हैं 83 ईयर्स की हो गई हैं, पुनः री इलेक्शन USA में कैलिफोर्निया से लड़ने की तैयारी कर रही हैं। तो याद रखिएगा 83 वर्ष की उम्र में। अच्छा, मेरा क्वेश्चंस ये है आपसे कि क्या आप लोग ये बातें मानते हैं कि भारत में सबसे ज़्यादा ओल्ड एज पॉलिटिशियंस हैं, तो क्या इसे यूथ को जगह नहीं देना चाहिए? इसी तरीके से अमेरिका में भी आप देखिए 83 वर्ष की हो गई हैं और ये पुनः ये पॉलिटिक्स में जा रही हैं, तो यूथ को कहाँ से जगह मिलेगा, ये भी एक बड़ा क्वेश्चंस निकल के आता है। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही चीज़ें हैं यहाँ पे। देखिए, यूथ को, नए यूथ को अगर आप आगे बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं न्यू आइडियाज़ न्यू माइंड में ही आते हैं, मेरा यही मानना है। तो अगर इस प्रकार की चीज़ें, और ये भी नहीं होनी चाहिए कि केवल यूथ ही हो जाए, इसके भी मैं समर्थन में नहीं हूँ। तो चीज़ें कहीं ना कहीं बैलेंस होना चाहिए, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि नए नए जो आइडियाज़ आएंगे न्यू ब्रेन में ही आएंगे। दूसरी तरफ अगर बात करें जाए तो यहाँ पे जो जिहादिस्ट अटैक, माली एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे अटैक हुआ है जिहादिस्ट का, तो 64 लोगों के आसपास यहाँ पे लोगों की मृत्यु हो गई है। अगर उसका लोकेशंस देखा जाए तो ये अल्जेरिया, मॉरिशियाना, आपका सेनेगल, गिनिया बिसाऊ, कोस्टारिका, बुर्किना फासो, इन कंट्री से, नाइजीर, इन कंट्री से टच करता है। इसकी कैपिटल बोमाको है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये कंट्री है, और ये कंट्री जो है आज के डेट में जिहादिस्ट ग्रुप इस्लामिक एजेंसी की यहाँ पे फेस कर रही है। यूक्रेन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, पिछले 2 साल से अगर बात करी जाए तो न्यूज़ में बना हुआ है। यहाँ पे यूक्रेन क्या क्लेम कर रहा है कि फेक इलेक्शंस रसिया यहाँ पे करा रहा है, जिसके कारण ये इशू निकल के आ रहा है। तो फेक इलेक्शंस क्या होता है, जिस रीजन को रसिया ने यहाँ पे कैप्चर किया हुआ है उसी रीजन्स पे वो इलेक्शंस करा रहा है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पे क्या क्या रीजन की बात करी जा रही है तो आपको बता दें, खैरसान रीजन और डोनेस्क वाला रीजन,
तो ऑलमोस्ट इन रीजन पे टारगेट किया गया है, जो कि आपको पता होना चाहिए। तो खार्किव, ये देखिए सिटी भी कभी कभी क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं, कौन सी सिटी ऊपर है, कौन सा नीचे है, कौन सा आपका नॉर्थ में है, कौन सा साउथ में है, तो ये कभी भी लगाने के लिए आ सकता है। और किस कंट्री से ये बॉर्डर टच करता है, ये भी क्वेश्चंस पूछा जा चुका है। तो सारी की सारी इंपॉर्टेंट कंट्री हैं जो आपको पता होना चाहिए। कैपिटल की बात करी जा रही है तो इसकी कीव है, यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या है, नाइपर रिवर है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं जेपोर्जियो न्यूक्लियर पावर प्लांट जो यहाँ पे निकल के आता है, जेपोर्जियो न्यूक्लियर प्लांट। इसी प्लांट को लेकर के काफी इशू निकल के आ रही है। ओडेसा जो है पोर्ट यहाँ पे है, और जो अपना क्रीमिया है 2014 में रसिया इसको ऑक्युपाई की थी। कर्च स्ट्रेट जो है सी ऑफ अजेव और ब्लैक सी को यहाँ पे जोड़ती हुई नजर आती है। तो काफी इंपॉर्टेंट डिटेलिंग यहाँ पे दे दिया, और ये सिटी आपको लगभग पता होना चाहिए। तो लुहांस्क और खार्किव, दोनेस्क, जेपेर्जियो और खारसन, इन रीजन में बहुत सारे इलेक्शंस रसिया स्वयं करा रहा है, जबकि यूक्रेन इसको फेक इलेक्शंस बताता हुआ नजर आ रहा है। तो चीजें आपको पता होना चाहिए, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। हाई फ्लाइंग स्लोमैन यहाँ पे अगर बात करी जा रही है तो वर्ल्ड चैंपियनशिप रैंप यहाँ पे कहाँ पे हुआ है, तो ये बुडापेस्ट में हुआ है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जिमार्को तंबेरी यहाँ पे जो अभी जीतते हुए नजर आ रहे हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, ये पता होना चाहिए। ये चाइना की ग्रैंड मास्टर अभी रिसेंटली बात करी जाए तो ये वुमेन वर्ल्ड चेस जो आपका अजरबैजान की कैपिटल बाकू में हुआ था, वहां पे जीतती हुई नजर आ रही है। तो 18 में भी जीती और 23 में भी ये जीती हैं, और इनका नाम क्या है, जू विनजून। तो याद रखिएगा ये अभी जीत कर आई हैं क्या, वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप वुमेन की। हांगझोउ शहर में यहाँ पे लॉन्च करने जा रहा है क्या, टॉर्च रिले। तो जो कि याद रखिएगा एशियन 19वां, तो क्वेश्चन यही आएगा, कौन था या एशियन गेम्स कौन सा यहाँ पे कंट्री होस्ट कर रही है, तो चाइना होस्ट कर रही है हांगझोउ शहर में। और यहाँ पे क्या चीजें हैं, तो 19वां ये चीजें लॉन्च हो रही है, तो काफी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। न्यूज और फैक्ट्स की बातें करें तो कार्टूनिस्ट अजीत नीनन का यहाँ पे देहांत हो गया, जो मैसूरू से निकल के आते हैं। तो याद रखिएगा काफी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी थे। राहुल गांधी यहाँ पे बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि खरगे को G20 के गाला डिनर में यहाँ पे इनविटेशंस ही नहीं मिली है, जो कि गलत बात है। G20 डिनर की यहाँ पे क्या बातें बोली जा रही हैं, तो ये प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जो होस्ट करने की बातें बोली जा रही हैं, यहाँ पे होस्ट करी हैं, जिनमें अपोजिशन लीडर, चीफ मिनिस्टर और 12 में से कई सारे लोग यहाँ पे नहीं अटेंड कर रहे हैं। तो यानी जो यहाँ पे इनविटेशन दे रही हैं अपोजिशन उसमें से भी नहीं आ रहा है, और जो इनविटेशंस बीजेपी के द्वारा, एनडीए के द्वारा नहीं भी दिया गया तो भी लोग नहीं आ रहे हैं। चाइना प्रीमियर ली कियांग की बात करी जा रही है, तो ये अराइव किया है इंडिया में, और ये क्या फर्स्ट इंटरनेशनल टेस्ट यहाँ पे अगर बात करी जा रही है तो भारत के लिए यहाँ पे रहेगा। चाइना के प्रीमियर ली कियांग, चाइना की अगर बात करी जा रही है तो क्या है, चाइना के जो जी जिनपिंग हैं वो तो नहीं आए, रसिया के बात करी जा रही है तो रसिया के भी लीडर नहीं आए। दो इंपॉर्टेंट लीडर अगर बात करी जा रही है तो नहीं आए। वहीं पे तरफ बिडेन, ये सारी बड़ी पर्सनालिटी, वेस्ट वाली पर्सनालिटी, यूरोपियन यूनियन पर्सनालिटी, एशियन पर्सनालिटी यहाँ पे आई हैं, लेकिन दो इकोनॉमिक एशिया की जो बड़ी बड़ी इकोनॉमी है वो यहाँ पे नहीं आई है। तो आपस में ही ये सपोर्ट करती हुई नजर आ रही हैं। अफ्रीकन यूनियन यहाँ पे कॉन्फिडेंस है कि ये इसको ऐड कर लिया जाएगा, देखते हैं। इसके चेयरमैन अजाली ओसमानी, इनका नाम याद रखिएगा, क्वेश्चंस यहीं से बनेगा, ये काफी इंपॉर्टेंट एरिया है। इंडिया के मयंक चक्रवर्ती और कजाकिस्तान की नजरके नुरगाली जो हैं यहाँ पे टाटा स्टील एशियन जूनियर रैपिड चेस में जीतती हुई नजर आ रही हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट है। फिलीपींस कंडेम किया है इलीगल एक्शंस बाय चाइनीज वेजल। अब देखिए चाइनीज जो है फिलीपींस वाले एरिया में जाकर के यहाँ पे पेट्रोलिंग करते रहते हैं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसका डिस्प्यूट जो है चाइना का हर कंट्री से रह रहा है। चलिए एक रिवर भी कवर कर देते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। तो बदामा रिवर, ये बदामा रिवर जो है लॉन्गेस्ट रिवर है आइवरी कोस्ट की बात करी जाए, 800 किलोमीटर की दूरी कवर करती है। साउथ फ्लोइंग रिवर है, मरहिया और सोलोमोंगिंग कान नाजी रिवर में जाकर के मिल जाती है, एम्प्टी करती है टगबा लगून में, तो ये गल्फ ऑफ गिनिया में जाकर के खाली करती है, यानी उड़ेलती है, याद रखिएगा गल्फ ऑफ गिनिया। बदामा फ्लो करती है लेक कोसोऊ से, और लार्ज आर्टिफिशियल लेक ये 1973 में क्रिएट किया गया था कोसोऊ डैम
जो कि रिवर के ऊपर बना हुआ है। अब इसी रिवर की हम बात कर रहे हैं, इसी लेक की हम बात कर रहे हैं, लेक ऑफ गिनिया की बात कर रहे हैं, जो रिवर यहाँ से निकल के आ रहा है, इसी की बात कर रहे हैं। तो देखिए मैप पे भी आपको क्लियरिटी हो गई होगी। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो शेयर प्लस सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस बाय पूरा एकेडमी। जय हिंद, जय भारत।